हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला लेक्चर है जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। चूंकि हम ये महेश सरोवर सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो यह चूंकि एनसीईआरटी है, अपने आप में ही एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नोट है, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश विशेष की, ये नहीं पूरे विश्व की एक अर्थव्यवस्था हो जाए तो वो एक समस्त अर्थव्यवस्था कहलाएगी नहीं, क्योंकि परिस्थितियों और वहाँ के क्रियाकलापों के द्वारा वहाँ की आर्थिक क्रियाएं चलती हैं। तो इस तरीके का एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन, क्षेत्र विशेष में किसी जो भूभाग है, भूमि है, देश है, उसके अंतर्गत उसके अंदर जितने भी उसके क्षेत्र आते हैं उसका अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। तो हम भी अर्थव्यवस्था के बारे में तो जानेंगे, लेकिन हम क्षेत्र विशेष के बारे में जानेंगे। तो हम आज यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जब किसी छोटी इकाई का अध्ययन अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि और समष्टि दो चीजें होती हैं। समष्टि में एक बड़े लेवल का अध्ययन किया जाता है और व्यष्टि में एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। जैसे खनन क्षेत्र हो गया, कोयला क्षेत्र हो गया, मत्स्य क्षेत्र हो गया अर्थव्यवस्था में। तो इन सब का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जब कभी किसी मुद्रा की बात हो, बैंकिंग की बात हो, तो पूरे देश विशेष के बारे में बात होता है, तो इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आगे है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को, अर्थात कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र को अलग से अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाती है। अर्थात अपने विकास में वो तेज रफ्तार से गति तो कर रहा है, लेकिन अभी वो अपने प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र पर अधिक निर्भर है। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसके बारे में बताया गया है कि कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, बढ़ती बेरोजगारी, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। कि कृषि, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, व्यक्ति की न्यूनतम आय है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताया गया है। यहाँ पे एक नोट है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है जैसे पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब सार्वजनिक, प्राइवेट मतलब निजी, और पार्टनरशिप, ये जब पब्लिक और प्राइवेट मिलकर कार्य करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? कि प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर कार्य करें, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसकी संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आगे है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी से क्या आशय है? क्लोज इकोनॉमी का अर्थ होता है आयात निर्यात गतिविधियां ना होना।
जैसे कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें से वहां से ना कोई सामान बाहर जा रहा है और ना ही बाहर से अंदर आ रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। जैसे वर्तमान की जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया को हम बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था है जहाँ पे आयात निर्यात होता है। जैसे कोई देश है तो वहां से बाहर से भी सामान आएगा और देश से सामान बाहर भी जाएगा। आगे है संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त क्षेत्र जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करें वह ज्वाइंट क्षेत्र होता है या संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है और सरकारी सेक्टर का दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे है अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 5वें क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जैसे पंचम क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र। तो जो उच्च स्तर पर निर्णय लेते हैं वो 5वें क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रारंभ किया गया, अर्थात पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया, जो कि अर्थशास्त्र में। आगे है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुए थे जॉन अर्थात अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक नोट है कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। अर्थात अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो को तथा एक अमेरिकी व्यक्ति माइकल क्रेमर, तीनों को मिलाकर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया था। आगे है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। वो क्या होती है? विकसित अर्थव्यवस्था, जहां पर राष्ट्रीय आय एक निश्चित हो, प्रति व्यक्ति आय निर्धारित स्तर पर हो, इतना तो मिलना ही मिलना है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे है अहस्तक्षेप के सिद्धांत लेसिस फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। अहस्तक्षेप सिद्धांत, उन्होंने कहा कि भाई अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से चलने देना चाहिए, उसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो वह अहस्तक्षेप के सिद्धांत के सपोर्टर थे जिसे हम लेसिस फेयर कहते हैं, कम से कम हस्तक्षेप करना। इसके प्रतिपादक एडम स्मिथ थे। आगे है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास के सिद्धांत पर आधारित है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने कहा कि जनता को आप वरीयता दो, विकास तो ठीक है लेकिन उसका वितरण सरकार के हाथों में हो ताकि सरकार सभी लोगों को ये पहुंचा सके। तो लोगों के कल्याण को ध्यान में रख के ही कोई कार्य सरकार करे, उत्पादन भी वितरण भी सरकार ही करे। इसके समर्थक कार्ल मार्क्स थे। ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जब 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तो उसके जनक किसे कहा जाता है?
डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आगे है, यहाँ पे है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बताया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शामिल क्या क्या होते हैं? कृषि एवं कृषि से संबद्ध गतिविधियां, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, वन लगाना हो गया, मत्स्य करना, मछली पालना हो गया, खनन करना, उत्खनन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जैसे निर्माण करना, विनिर्माण करना, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पे विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो कि 2021 का डाटा है, जिसमें कहा गया है कि सबसे जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें कौन सा देश शीर्ष पर है। जैसे पहले स्थान पर अमेरिका है, जिसकी जीडीपी का आकार 22 ट्रिलियन डॉलर है, 22.93 ट्रिलियन डॉलर। और दूसरे स्थान पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 16 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे स्थान पर जापान है, जिसकी अर्थव्यवस्था या जीडीपी का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे स्थान पर जर्मनी है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 4 ट्रिलियन डॉलर है। पांचवा देश है जो कि यूके है, अर्थात ब्रिटेन है, जिसका आकार 3 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं छठे स्थान पर 2021 के डाटा के अनुसार भारत है, जो कि 2.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, अर्थात जीडीपी भारत की 2.93 ट्रिलियन डॉलर थी 2021 में। और यह रिपोर्ट जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा देश किस स्थान पर है जीडीपी के आधार पर, इसका वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है, इसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है कि वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे उत्तर कोरिया, हमने अभी भी देखा कि वो देश ना तो कहीं व्यापार करता है और ना कहीं से अपने यहाँ व्यापार करने देता है, तो वो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये अर्थव्यवस्था का आज पहला लेक्चर था, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जाने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, अर्थव्यवस्था में शामिल किन किन चीज़ों को किया जाता है। ऐसे करके हम एक एक टॉपिक करके एक एक लेक्चर्स में पूरी एनसीईआरटी जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है उसको हम कवर कर लेंगे। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि एनसीईआरटी है तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यह महेश सौरल सर की हम एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।